Hello dear student, myself Rahul Sharma, your mathematics teacher. Reliant Learning Solution में आपका स्वागत करता हूँ। तो today's topic is matrices. तो आज हम बेटा डिस्कस करेंगे वहाँ से जहाँ से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे खत्म किया था। तो हम आज बात करेंगे वहीं जहाँ हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और कब पॉसिबल होता है। ओके, तो नाउ डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या कहेंगे कि दो मैट्रिक्स लेंगे ए और बी। हमने कहा कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m by n और b एक ऐसा मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर है क्या n by p। दो मैट्रिक्स लिए हमने, कहते हैं कि अब देखिए इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब क्या कहेंगे कि टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि ए के जो कॉलम है, कितने कॉलम है, n कॉलम्स है, and is equal to the number of rows of b। b की कितनी रो है बेटा, n। तो कहते क्या है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब a, अगर आपने दो मैट्रिक्स लिए a और b, तो a के कहेंगे क्या, नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज ऑफ b, देन कहेंगे क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ a and b इज पॉसिबल। Then multiplication of a and b is denoted by ab। मतलब कहने का कि ये तभी पॉसिबल होगा जब a के नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर पॉसिबल होगा तो फिर हम इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो अब ab एक मैट्रिसेस है भाई, आपने दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराया तो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिसेस ही होगा। अब वो मैट्रिक्स क्या हुआ, मैंने कहा AB इज इक्वल टू होगा, मैंने कहा कोई नया मैट्रिक्स हुआ C। क्लियर? अब उस C को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो जरा देखिए, कहेंगे Cij इज इक्वल टू होगा क्या कि समीशन ऑफ Aik इनटू B Kj फ्रॉम K इक्वल टू 1 to n। हम इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि Cij क्या है, क्योंकि C तो एक मैट्रिसेस है जो A और B के मल्टीप्लिकेशन से मिला, लेकिन Cij क्या है, Cij क्या है, इस नए मैट्रिक्स C का क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट। तो वही यहाँ पर लिखा है क्या, where Cij is the element of matrix C and C is equal to क्या है, AB। बोलो पॉइंट क्लियर हो। अब पॉइंट ये जो C मैट्रिक्स आया इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, तो जरा देखिए ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए हमने कहा कि ए बी तभी पॉसिबल है जब ए के क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, बी के नंबर ऑफ रो के क्या हो, इक्वल हो। तो जैसे कि कहा कि ए का ऑर्डर क्या है, बेसिकली m by n, और बी का ऑर्डर क्या है, n by p। हमने कहा इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने n है और इसके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो कितने n है, दोनों इक्वल है। तो जो AB इज इक्वल टू C नया मैट्रिक्स आया बेटा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, m by p। बोलो बात क्लियर। तो जो अब C मैट्रिक्स आया AB के मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, m by p। m क्या है, नंबर ऑफ रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड p क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब बेटा अब बार बार दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो देखिए जरा यहां पर जो आप देख रहे हैं ए बी, यानी C इज इक्वल टू, जो आपने देखा C इज इक्वल टू है क्या, AB है ना। तो यहां पर A को हम कहेंगे क्या, प्री मल्टीप्लिकेशन या फिर प्री फैक्टर। ठीक है ना, ए को क्या बोलते हैं बेटा, प्री मल्टीप्लिकेशन या फिर प्री फैक्टर। तो सिमिलरली बी को हम कहेंगे क्या, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या फिर पोस्ट फैक्टर। ओके, क्लियर। तो
को हम कहेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन बेटा या फिर प्री फैक्टर, ठीक है ना, और बी को क्या कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या फिर पोस्ट फैक्टर। बोलो बात क्लियर हुई? अब हम सारी बातें एक एग्जांपल से करते हैं। तो अभी तो हमने जो सीखा वो क्या, वो सीखा ये कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ठीक है ना, वो जाना हमने कब पॉसिबल है कि हमने कहा कि प्री मल्टीप्लिकेशन के जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के नंबर ऑफ रो क्या होंगे इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर जो एक नया मैट्रिक्स आया C, वो किसके इक्वल है AB के। तो C जो एक नया मैट्रिक्स है जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया, उसके किसी भी एलिमेंट को अगर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस कैसे। बोलो बात क्लियर है? हम एक एग्जांपल जानते हैं, क्लियर? तो देखते हैं बेटा एग्जांपल्स हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये भी चेक कर लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सामने दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। वो क्या दे रखा है कि दो मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है बेटा 3/2 और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है ना। ये दो मैट्रिसेस है, क्लियर। हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, तो हमें इससे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे जरा देखिए। तो मैंने कहा कि जो प्री मल्टीप्लायर होता है जिसको आप प्री फैक्टर भी कहते हैं, ये आपका क्या है बेसिकली बेटा, ये प्री फैक्टर है आपका, क्योंकि हमें ए बी फाइंड करना है ना बेसिकली। तो अगर ए बी फाइंड करना है तो ए आपका क्या हो जाएगा प्री फैक्टर हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो पोस्ट फैक्टर हो जाएगा। अब प्री फैक्टर का ऑर्डर क्या है 3/2, और पोस्ट फैक्टर जिसको आप कहेंगे क्या, ये आपका क्या होगा पोस्ट फैक्टर, ये पोस्ट फैक्टर है आपका। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3। हमें चेक करना होता है कि प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर, मतलब कि A के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए किसके बेटा, B के नंबर ऑफ रो के, और वो यहां पर है, यहां ये 2 है ये 2 है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, मतलब AB हम फाइंड कर सकते हैं। अब AB जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो आएगा तो एक मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स आएगा, मैंने उसको कोई कह दिया मैट्रिक्स C, तो जो C इज इक्वल टू मैंने कह दिया AB। अब हम फाइंड करते हैं C। तो कैसे फाइंड करते हैं ये बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। तो C हमने मैट्रिक्स नोट किया 3 4 7 2 5 9, मल्टीप्लाई कराया B से। B क्या है 3 1 5 6 9, क्लियर। आप देखिए जरा, हम मल्टीप्लाई कराते हैं और बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे देखिए जरा कि हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि हम इस प्री फैक्टर की पहली रो उठाएंगे और इसका मल्टीप्लाई पोस्ट फैक्टर के सारे कॉलम से कराएंगे, ठीक है। जब तक इसके सारे कॉलम में C1 C2 C3 कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसकी रो चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए जरा कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना। अब पहली रो तो इसका पहला कॉलम, साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये A11 होगा तो मल्टीप्लाई कॉलम के पहले एलिमेंट से कराएंगे। तो कैसे कराएंगे 3 into 3, अब पहले लगाएंगे प्लस, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 4 का, किससे 6 के साथ, तो 4 into 6, क्लियर। ओके, अब जरा देखिए हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई हम कॉलम सेकंड से कराएंगे, तो जरा कैसे कराएंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 9 से, इसी का मल्टीप्लाई अब थर्ड कॉलम से करेंगे। मैंने कहा जब तक तीनों कॉलम कंप्लीट नहीं जाएंगे रो को चेंज नहीं करेंगे। जरा देखिए जरा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 से, तीनों कॉलम कंप्लीट हो गए। अब हम रो को चेंज करेंगे, अब हमारी बारी आएगी सेकंड रो। बिल्कुल सिमिलरली जैसे पहले रो की मल्टीप्लाई कराया C1 C2 C3 से, बिल्कुल वैसे ही सेकंड रो R2 का मल्टीप्लाई कराएंगे C1 C2 C3 से, एज प्रीवियस। तो जरा देखिए 7 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे, ओके। फिर 7 का मल्टीप्लाई 1 से कराया जाएगा,
प्लस 2 का मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे। ओके, अब फिर इसके बाद थर्ड कॉलम की बारी है, तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब सेकेंड रो भी कंप्लीट, तो थर्ड रो टिक करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। और कैसे कराएंगे कि 5 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 9 का मल्टीप्लाई 6 से। ओके, फिर उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 से, पहले प्लस, ये भी हो गया। सेकेंड कॉलम भी कंप्लीट। अब थर्ड कॉलम की बात, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराया, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे, कंप्लीट। तीनों रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से हो गया। अब हम यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा लगा देंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए जरा क्या आया रिजल्ट, तो 3 3 जा क्या हो गया 9, 3 3 जा 9 प्लस 6 4 जा 24। क्लियर, एकदम बेसिक, बहुत आराम से। 3 1 जा 3 प्लस 9 4 जा 36, 5 3 जा 15 प्लस 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 2 6 जा 12। ओके, 7 1 जा 7 प्लस 9 2 जा 18, ठीक है ना। 7 5 जा 35 प्लस 7 2 जा 40। ओके, नाउ लास्ट रो, 5 3 जा 15, 9 6 जा 54। ओके, 5 1 जा 5 प्लस 9 9 जा 81, 5 5 जा 25 एंड 9 7 जा 63। मल्टीप्लाई हो गया बेटा, हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब ऐड कर देंगे, तो 9 को 24 से ऐड कराएंगे, करा लेंगे, 3 को 36 से ऐड कराएंगे, करा लेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए, मैं ही करा देता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है ना। तो जरा देखिए, आइए कराते हैं। जब 24 को 9 से ऐड कराएंगे तो बेटा कितना आएगा 33, हो गया। फिर यहां कितना आएगा 39, सिमिलरली यहां पर कितना होगा बेटा 43, यहां कितना आएगा बेटा 33, यहां कितना हो गया 25, यहां कितना आएगा 49, यहां कितना होगा बेटा 69, यहां पर 86, और ये बेटा कितना हो जाएगा 88। क्लियर। तो ये जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या आया, तो ऑर्डर आया 3/3। ये तो हमने पहले कहा था कि अगर A का ऑर्डर है m/n और B का ऑर्डर है n/p, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या आएगा m/p। वही यहां पर आप देख रहे हैं क्या ऑर्डर आया 3/3। तो इस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कब, जब वो पॉसिबल होगा। और पॉसिबिलिटी का सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या, कि हम क्या चेक करेंगे, जो प्री फैक्टर होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल किसके होने चाहिए, पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स पॉसिबल है, और अगर मैट्रिक्स पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। क्लियर, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट अब हमने क्या किया कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, जो मैंने बोला उसको कलेक्ट करने में, तो मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने एक काम किया कि मैंने जितने भी स्टेप थे मैट्रिक्स को चाहे उसका चेक करना कि मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, फिर उसके बाद कि A को क्या बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, मैंने एक छोटे से 3 पॉइंट लिखे। वो कहा क्या कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो ये आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं।
आप नोट कर लेंगे, स्टेप्स हैं ये। अब देखिए जैसा पहला पॉइंट है वो क्या है कि इफ ए और बी, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो अब ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कहेंगे इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, से एन, मैंने कह दिया कि दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। मैंने कहा मान लीजिए कोई 2x2 के दोनों मैट्रिक्स है या 3x3 के मैट्रिक्स है, मैंने कहा ऑर्डर क्या है, मैंने मान लिया n, then both the product a and b and a are defined। अब देखिए बहुत ऑब्वियसली बात है कि मान लीजिए a का ऑर्डर है 2x2 और b का भी ऑर्डर है क्या 2x2, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब आप चाहे a into b करें तब भी पॉसिबल है, और या फिर b into a करें तब भी पॉसिबल है। दोनों में पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई? देखिए आप इसको रिवर्स कर रहे हो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये इसके इक्वल है, फिर आपने रिवर्स कर दिया, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब दो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में a into b और b into a पॉसिबल है, याद रखिएगा। इसीलिए कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर के लिए, ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर है और सेम ऑर्डर के। ऐसा नहीं कि a का ऑर्डर 2x2 है और b का ऑर्डर 3x3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो पहली बात, और दूसरी बात क्या, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? तब आप कह दो क्या कि b into a और a into b पॉसिबल है। बोलो बात क्लियर? अब जरा देखिए, अब क्या हुआ कि इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट a, ठीक है ना, तो a को मैंने कहा प्री मल्टीप्लाई या फिर प्री फैक्टर, क्लियर, और b को क्या कहा जाता है, पोस्ट मल्टीप्लाई या फिर पोस्ट फैक्टर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जरा देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या है। वो थर्ड पॉइंट मैंने बिल्कुल लिख दिया है, शो कर दिया है कि कैसे मल्टीप्लाई करते, जरा देखिए क्या है। द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज रो कॉलम वाइज। रो कॉलम का मतलब जो आपका प्री मल्टीप्लायर होगा उसका रो लेंगे, जो आपका पोस्ट मल्टीप्लायर होगा उसका कॉलम लेंगे। कैसे लेंगे जरा देखिए, ये भी मैंने साइन शो कर रखा है एकदम क्लियर वे में, ठीक है ना। तो कहते क्या है कि फर्स्ट रो लेंगे इसका ए बी का, ठीक है ना, यानी फर्स्ट रो ऑफ ए जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, पहले फर्स्ट कॉलम से होगा, फिर सेकंड कॉलम से होगा, फिर थर्ड कॉलम से, और फोर्थ भी है तो फिर फोर्थ से, एंड सो ऑन। क्लियर? बिल्कुल सेम वे में सारी बातें लिखी हुई हैं, वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में दिखाई थी। वहां पर आप बात ना समझ पाए हो तो उन्हीं बातों को मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पे पॉइंट के पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? अब आप इसको भी पढ़ लेंगे यहाँ से। तो ये तीनों पॉइंट आपको रिमाइंड रखने हैं। क्लियर? ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में मैं बात करता हूं तो मैंने जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्टार्ट में कि मैट्रिक्स में अलजेब्रा के सारे रूल नहीं होल्ड करते हैं, कुछ होल्ड करते हैं और सारे भी कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन वो ये बात नेसेसरी नहीं है कि वो हर समय आपके रूल होल्ड करें। तो उन्हीं बातों को कुछ हमने प्रॉपर्टीज के फॉर्म में शो किया है और कहा है क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें से पहला पॉइंट है क्या, वो वही है क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। हम कहते हैं कि जनरली AB इक्वल्स टू BA। आपने अलजेब्रा में क्या पढ़ रखा है कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा कि AB इज इक्वल्स टू BA होता है, मतलब 3 into 2 इज इक्वल्स टू 2 into 3 होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ये बात हमेशा करेक्ट नहीं है कि AB इज इक्वल्स टू BA। वो बात डिपेंड करती है किस पे बेटा, ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स। अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ये बात तभी एप्लीकेबल है जब हम चेक करेंगे उसका ऑर्डर क्या है। क्लियर? हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के, तब हम ये बात इजीली कह सकते थे कि AB इज इक्वल्स टू BA। लेकिन ये हर समय एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल टाइम। क्लियर? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन देयर ऑर्डर्स। ये दोनों के दोनों अपने ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। अब ऑर्डर कैसे डिपेंड करते हैं ये बात हम लोग जान चुके हैं। क्लियर? तो ये बात समझ गए ना। अब मान लीजिए कभी आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आ भी गया एक नंबर का, वो चाहे बोर्ड में हो या किसी भी एग्जाम में हो, क्या उसमें लिखा हो AB इज इक्वल्स टू BA,
इज इट करेक्ट फॉरएवर या इज इट करेक्ट ऑलवेज? तो आंसर आएगा नो, ये हमेशा करेक्ट नहीं है। कब है वो आपको मालूम है, कैसे? ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है उसका, ठीक है ना? ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कोई नई बात नहीं है, बस वही पुरानी बात है। क्या कि अगर आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है और 3 मैट्रिक्स है, तीनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? जैसा कि आपने अभी देख रखा है एक एग्जांपल में कि 2 मैट्रिक्स जब गिवन थे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन था उसको बहुत केयरफुली करना होता था, और कहीं ना कहीं लोगों से गलतियां भी हो जाती है। ये तो एक, जहां पर इसके पहले वाले जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया वहां पर तो एलिमेंट्स जो थे वो एक न्यूमरल वे में दे रखे थे। मान लीजिए वेरिएबल के फॉर्म में दी थोड़ी सी बड़ी एक्सप्रेशन गिवन हो आपके सामने, तब आप क्या करेंगे, है ना? तो इसीलिए अब यहां पर कह रहा है कि अगर 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तब कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे ये हम बात करते हैं। क्या कर पाएंगे ये आपको मालूम है? क्या कर पाएंगे मतलब कहने का कि उसका ऑर्डर, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसके ऑर्डर से, ये हम पहले ही चेक कर लेंगे। अब आपके पास 3 मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी, तो हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? मतलब कहने का अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तब आप कहेंगे क्या कि ए बी, पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? सी के साथ। आंसर वही आएगा जो पहले बी सी का मल्टीप्लाई कराने के बाद इसे। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये तभी एप्लीकेबल है बेटा जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी ए बी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बी सी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ऑर्डर आप देख लेंगे, ठीक है ना? ऑर्डर देखने के बाद ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर? ओके, अब क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कहने का कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है और क्या रिजल्ट आता है। यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आप देख रहे हैं ये क्या है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, और आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आप देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर बिल्कुल वैसे ही होल्ड करती है, वर्क करती है, जैसे आप 1 का मल्टीप्लाई कराते हो किसी भी वैल्यू से, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर कराते हो किसी भी वैल्यू से, लाइक 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराया तो आंसर 3 आता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर किसी आप दूसरे मैट्रिक्स से कराते हैं, ऑर्डर आप देख लेंगे, ठीक है ना? अगर मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है किसी अनदर मैट्रिक्स से पॉसिबल है, तो उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? जैसे यहाँ पर दिया एक कोई मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पॉसिबल है, ठीक है ना? ऑर्डर आप देख ही चुके होंगे। और बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो आप क्या कहेंगे कि a इंटू आई करें या i इंटू a करें, रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा a आएगा, ठीक है ना? a इंटू आई करें या i इंटू a करें, रिजल्ट क्या आएगा? a आएगा। इस बात को रिमाइंड रखिएगा, आने वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से यूज होने वाली है, ठीक है ना? अगला पॉइंट क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? कहते हैं क्या कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिया इस तरह से, ये तो 3 मैट्रिक्स की बात है, पहले हम 2 करते हैं बी और सी, तो हम क्या करेंगे? पहले बी प्लस सी को ऐड कर लेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? ए के साथ कराएंगे। सब चीजें करनी हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई भी और ऐड भी। फिर या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि ए इंटू बी, पहले ए का मल्टीप्लाई बी से करा लो, फिर ए का मल्टीप्लाई सी से करा लो, फिर दोनों को ऐड। बोलो बात क्लियर? कोई नई बात नहीं, ठीक है ना? अगला पॉइंट कैंसिलेशन लॉ है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट? वो इसलिए इंपॉर्टेंट कि आपने कहा कि अगर एक ऐसा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कहीं भूल तो नहीं गए आप? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? याद है ना, हमने अपने पहले लेक्चर में एक बात की थी, क्या कहा था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होते थे बेटा? तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या हो? 0, उन्हें सिंगुलर बोलते थे। तो नॉन सिंगुलर किसको कहेंगे? कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो। इट मींस अगर कह रहा है कि एक ऐसा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कहने का कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0।
अगर ऐसा है तो आप कहेंगे क्या, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। कैसे करेगा, जैसे लिखा है ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, ए सी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू सी। कैसे आएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। हमने ए को ए से कैंसिल कर दिया, हमने कट नहीं किया, ये नहीं करेंगे आप, ये रॉन्ग है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा क्या, AB is equals to AC implies that BC equals to C, sorry B equals to C। कैसे आया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। बोलो बात क्लियर। कब आया, जब आपने कहा कि A क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A does not equal to 0। बोलो बात क्लियर है। ओके, सिमिलरली BA is equals to CA दे रखा है, तो आंसर क्या आएगा, B is equals to C आएगा। कैसे आएगा, अब A की पोजीशन क्या है, राइट साइड, तो आपका कैसे आया, राइट कैंसिलेशन लॉ से। कैसे आया, राइट कैंसिलेशन लॉ से। तो दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए, और दोनों पॉइंट का एप्लीकेबल है जब एक ऐसा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लो बात क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्पिटिटिव लॉ हमेशा होल्ड नहीं करता है, डिपेंड करता है ऑर्डर क्या है उसका। एसोसिएटेड लॉ क्या होता है, ये जान लिया। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी यूज करेंगे। क्या होती है, a into i is equals to a होता है, या i into a is equals to b a होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जान लिया, कैंसिलेशन लॉ जान लिया। एक लास्ट पॉइंट है, ये भी जान लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब पॉइंट बेसिकली। अब एक बात और, ये प्रॉपर्टी में क्यों बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके प्रॉब्लम के लिए नहीं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम में कभी पूछेगा आपकी यहाँ क्वेश्चन दिया, बताइए यहाँ कॉम्पिटिटिव लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप के ट्रू फॉल्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या लिखा कि AB इज इक्वल टू 0, क्या दिया है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। मान लीजिए कभी आपने मल्टीप्लाई कराया दो मैट्रिक्स, अब मल्टीप्लिकेशन कराने पर आंसर 0 आता, मतलब 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमेशा नहीं है, ठीक है ना। Does not necessary क्या कि A is equal to 0 है या B। अब आपने अलजेब्रा में तो ये पढ़ रखा है ना कि x y is equal to 0 है, तो इसका मतलब ये है कि या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। लेकिन ये बात एप्लीकेबल है कहां पर, अलजेब्रा में। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कह सकते, ये आवश्यक नहीं है बेटा कि AB is equal to 0 है, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि A is equal to 0 है या B is equal to 0 है, या फिर दोनों ही 0 है, ये नेसेसरी नहीं। वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया, वहां पर दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो थे, फिर भी आंसर क्या है, 0 होगा। तो ये बात नहीं याद रखनी है, मतलब ये मैंने इसलिए बताया कि कहीं आप इसको अलजेब्रा से रिलेट ना करें। बोलो क्लियर, सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ना, जो जहां मैंने इंपॉर्टेंट कहा उनको जरूर आप याद रखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई नई बात नहीं है, ये वही पुरानी बात, जैसे आपने इंडिसेस वगैरह पढ़ा है, पुरानी बातें हैं सारी, बस घूम फिर कर यहाँ पर आई हैं। वो इसलिए आई हैं, बताने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अलजेब्रा या अरिथमेटिक सीधे होल्ड नहीं करती है ना, तो इसीलिए मैंने बताया कि कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कभी दिया है कि A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, तो वी कैन डिफाइन सम पॉइंट्स, ठीक है ना। क्या, जैसे लिखा है कि A टू पावर n+1 इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या ले सकते हैं। अब ये तो वही है ना कि अगर आपने दो नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हो और उनका बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो पावर अगर ऐड होती है तो हम यहाँ पर पावर को स्प्लिट भी कर सकते हैं। मतलब कहने का जरा देखिए जरा कैसे, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a। मतलब कहने का वो ये कि जैसे कभी आपको फाइंड करना है क्या, a क्यूब है ना, तो a क्यूब फाइंड करना है, तो हम कहेंगे a क्यूब में n क्या होगा, लिखा तो a की पावर n+1 है, तो a क्यूब में n क्या आया हमारा, n इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। तभी तो आप कहोगे कि 2 + 1 इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब होगा। अब देखिए जरा, तो मतलब कहने का इसको लिख क्या सकते हो, a² इंटू
ए। अब देखिए कभी भी आपको ए क्यूब फाइंड करना है तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए, यहां से आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर क्योंकि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर भी आपका क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब ए स्क्वायर जब आप फाइंड कर लेंगे तो फिर उसके बाद ए स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ए का, तो क्या मिलेगा आपको, ए क्यूब। ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का, बोलो बात क्लियर। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखिए कि लिखा है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो फिर से वही बात कि बेस से तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, a की पावर m प्लस n। तो ये इसका रिवर्स करेक्ट होता है, मतलब वर्क हमेशा रिवर्स करता है। आप जैसे आप कभी फाइंड करना है कि a की पावर 5, तो a की पावर 5 अगर फाइंड करेंगे, जैसे आपसे कहा गया कि इवैल्यूएट a टू द पावर 5, तो अब आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब आप कह सकते हो सर कि यहां पर इसको हम a की पावर 4 और a स्क्वायर कर लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, आपका कहने का तो सही राइट है, लेकिन हम वो काम करेंगे जिससे काम आसान भी हो और टाइम भी बचे, क्योंकि एग्जाम तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन का होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि हम घर भी लिया उसको करें आगे। तो वही काम हमें जब ब्रेक करना ही है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 3, क्लियर, ओके। अब वो इसलिए किया कि जब हमें ए क्यूब निकालना ही है तो ए क्यूब में हम कैसे ब्रेक करते हैं उसको, ए स्क्वायर इंटू ए में, तो ए स्क्वायर तो हमें निकालना ही होता, तो फिर ये जो टर्म है वो हमें अपने आप से नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। तो ए क्यूब कैसे आएगा, जब ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर तो यहाँ चाहिए था हमको वैसे भी, बोलो बात समझे। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है, हम ऐसे इसका यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का, बोलो बात क्यों, ठीक है ना। ये कैसे आया ये नहीं बात नहीं है, लेकिन यहां पर जो हम अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे वो जरूरी है, वो सीखना है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट वही कि a की पावर लिखा है क्या, m, यानी किसी भी मैट्रिक्स का पहले पावर लगा फिर इसकी होल पावर लगा, हमें पता है क्या कि पावर्स का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे आपको फाइंड करना है कि a स्क्वायर की होल पावर 3, तो आंसर क्या आएगा, a की पावर 6, ये तो आएगा 3 2 6। बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, a की पावर 6। अब आप ये नहीं करेंगे कि पहले a स्क्वायर फाइंड करें फिर क्यूब फाइंड करें, हम इसी को तोड़ देते हैं, आप चाहो तो इसमें तोड़ जिसमें आपको आसान हो, ठीक है ना। आप यहां पर a की पावर क्या कर सकते हो, 3 इंटू ए की पावर 3, और a की पावर 3 कैसे निकालते हैं, वैसा निकालते हैं, मतलब समझ पाए। और जो समझाने का मोटिव है वो क्या, वो ये है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर n और m जो भी हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, क्लियर। अब मालूम चला 1/2 लिया है, फ्रैक्शन लिया है, सिर्फ क्या है, नेचुरल, बोलो बात क्लियर है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है। हम बात करेंगे कि इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। दो बेहतरीन प्रॉब्लम आपके सामने लेके आते हैं और जानते हैं कि इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं। उन दोनों क्वेश्चन से या जो भी हम बात करेंगे एग्जांपल से, वहां पर अब हमारे जो एग्जांपल होंगे वो कहीं ना कहीं, एक तो पहली बात तो अच्छे एग्जांपल होंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, और सारे के सारे एग्जांपल कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक से रिलेट करेंगे, तो साथ ही साथ हम पुराने टॉपिक को रिवीजन करते रहेंगे। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ा आज, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ा तो उसके कुछ एग्जांपल करें, मतलब क्या एक ही एग्जांपल किया, तो अभी उतना क्लियर नहीं हुआ तो हम और कर लेंगे। तो वो वही मैंने कहा कि जो भी एग्जांपल आएंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस टॉपिक से रिलेट करेंगे, वो चाहे इसके पहले लेक्चर के हो या फिर आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके। बोलो बात क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन दिया हुआ सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक अच्छा के साथ साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है IIT JEE 2003 में। 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आज के जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं हम उन पे ही बेस है। हमने आज पढ़ा क्या, अभी पहले पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, और साथ में मैंने जो भी उसके पहले टॉपिक डिस्कस किया इंटीग्रल पावर ऑफ, ठीक ना, तो वो भी अब डिस्कस होगा यहाँ पे। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ये कि एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप 2 by 2 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच, हमें कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू बताए जिसके लिए हमें कंडीशन दे रखी है, वो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अप्रोच हमारी बिल्कुल वही है जो हमने सीखा अब तक। सीखा क्या कि हमसे कहा गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी। अब देखिए यहां पर मैंने कहा ना कि जितने भी प्रॉब्लम्स हम लेके आएंगे आपके सामने, वो सारे प्रॉब्लम जो जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो चाहे आज का टॉपिक हो या फिर प्रीवियस लेक्चर हो, वो सारी चीजों को एक साथ लेके आएगा। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक होगा जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और जो पढ़ रहे हैं आप वो क्लियर होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो आपको मालूम चल गया होगा ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया ए इंटू ए से, ठीक। फिर बीच में लगा इक्वलिटी, तो यहाँ पर भाई प्रीवियस लेक्चर आ गया ना, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है। अच्छा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो डिफिकल्ट है। अच्छा का मतलब ये होता है हमेशा क्वेश्चन में कि कहीं ना कहीं हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ नई बातें जानेंगे, ठीक है ना, ये कुछ नई बातें होंगी। डिफिकल्ट नहीं होता कभी भी अच्छा का मतलब, क्लियर। या फिर देख लिया कि IIT JEE 2003 में आ गया तो देख के हमने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, ये हमसे नहीं हो पाए। तो ये चीजें हमको नहीं सीखनी है। हम बहुत बेसिक से बात करते हैं, सारी बातें जानते हैं, सारे कंसेप्ट सीखते हैं, तो कैसे सॉल्व नहीं हो क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो हमें क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, तो उससे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब ए हमारे पास है क्या, वो दे रखा है क्या, अल्फा 0 1 1, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर निकालना है बेटा, तो हमने कहा कि ए स्क्वायर को लिखेंगे क्या, ए इंटू ए, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, अल्फा 0 1 1, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नो डाउट, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स से वो सेम ऑर्डर का पॉसिबल। अब आइए देखते कैसे, बिल्कुल वैसे ही। दिस वन इज प्री मल्टीप्लाई, दिस वन इज पोस्ट मल्टीप्लाई। इसकी रो उठाएंगे हम लोग और इसके कॉलम, ठीक है ना। तो अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा से कराएंगे, डायरेक्ट कराते हैं, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे, प्लस 0 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 1 से कराएंगे, तो क्या आएगा 0, ठीक है ना। बहुत प्यार से पहली रो पहली कॉलम कंप्लीट हो गई, अब सेकंड कॉलम की बारी होगी। फिर अल्फा का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो फिर से 0 आएगा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं। फिर उसके बाद 1 का हो गया दोनों कॉलम कंप्लीट, अब सेकंड रो उठाते हैं। 1 का मल्टीप्लाई अल्फा से कराएंगे तो क्या आएगा, अल्फा आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी क्या आया, अल्फा प्लस 1। सेम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, 1। यानी रिजल्ट क्या आया हमारा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ गया। अब कहते हैं कि सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन है, ये गिवन है, तो बी की वैल्यू क्या है, बोलिए। तो ए स्क्वायर क्या निकाला हमने बेटा, वो निकाला अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 0 1, ठीक है ना। इक्वल किसके होगा, बी, बी मतलब ये दिया है 1 0 5 1। हाँ भैया, पुरानी क्लास पहला लेक्चर, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, मतलब कहा कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। मतलब A11 किसके इक्वल होगा, B11 के, यानी कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 के, 0 0 के स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल है बेटा, 5 के, और 1 किसके इक्वल है, 1 के। बोलो बात क्लियर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ, तो बेटा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, आंसर आया प्लस माइनस 1, ठीक। आंसर क्या है, प्लस माइनस 1, और यहां पर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5 है, तो आंसर क्या आएगा 4,
अब यहां पर आई समस्या। समस्या क्या? अब देखिए जरा, यहां तक तो बातें क्लियर हुई। अब आईआईटी में क्यों पूछा गया क्वेश्चन, वो यहां शुरू होता है। क्वेश्चन में जो वैल्यू आई अल्फा की वो क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और अल्फा इक्वल टू क्या है 4। यहां पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है नॉन रियल। अब आप देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, +-1 भी आ रही है और 4 भी आ रही है। इसका मतलब यह है कि अल्फा की यहां पर कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस केस से आपको मालूम चल रहा है, अगर पॉसिबल होता तो अल्फा की एक कॉमन वैल्यू आती, लेकिन यहां पर क्या आ रही है, अल्फा की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इट मींस आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा क्या कि नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू अल्फा की पॉसिबल नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी जेईई में 2003 में 1 मार्क का पूछा गया था। बोलो बात करें तो कुछ था इसमें ऐसा आईआईटी जेईई था नहीं, सिर्फ कितना था वो ये पॉइंट कि हम अल्फा की वैल्यू निकाली, हमने अल्फा की वैल्यू हमारे नहीं आ रही थी एक कॉमन वैल्यू, तो हम कह सकते हैं क्या कि अल्फा की कोई रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। बोलो बात क्लियर हुई। एक क्वेश्चन और दिया है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे कंसेप्ट, हमारा दिमाग, हमारे ट्रिक सब चलेंगे। ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था हमसे, आईआईटी जेईई एडवांस से पूछा गया था 2016, मतलब अभी ही, हालांकि रिसेंट में ही पूछा गया था कुछ साल पहले। अब कुछ साल पहले आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था, एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन तो अच्छा तो होगा, लेकिन पढ़ना तो हम ही को कि पूछा भी हम ही लोगों से जाता है, करना भी हम ही लोग को होता है, तो सीखेंगे भी हम ही लोग, ठीक है ना। लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, बहुत आसान है। कंसेप्ट वही है जो हमने पढ़ा, वही मैट्रिक्स के कंसेप्ट, वही अलजेब्रा के कंसेप्ट, ठीक है ना। बस थोड़ी सी बात और आ जाती है वो ये कि अगर हम 12th में पढ़ रहे हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम 11th की चीजें ना भूलें, खास तौर पे 11th के मेन चैप्टर, ठीक है ना, है ना। तो अगर 11th की कोई भी चीज आपसे स्किप करती है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है जो यहाँ पर यूज हो रही है या इस क्वेश्चन में यूज हो रही है या किसी और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो 11th को जरूर रिवाइज करें, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वहां पर 11th के हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के आपको मिलेंगे वीडियोस। तो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में रखा कि लेट z equals to -1 plus √3i/2 where I is equals to square root of -1 and r और s belongs to 1 2 3, मतलब ये r की वैल्यू, r और s की वैल्यू इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, होगी इन तीनों में से। फिर उसके बाद आपको P एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ऑफ ऑर्डर 2, वो ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना। और कह रहा I की द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, क्योंकि वो ऑब्वियसली मालूम है हमें क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर एस फॉर विच t स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 में इंटीजर में पूछा गया था, है ना। आपसे ये कह रहा है कि कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं r और s के। ऑर्डर पेयर का मतलब r और s की इनमें से क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, समझ गए ना। तो वो बताना था आपको। इंटीजर का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली 1 से 9 के बीच में जाएगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, जो भी होगा देख सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, दिमाग लगाना शुरू भी किया होगा, है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। चलिए सॉल्व करते हैं। इतना टाइम आपने देख लिया होगा, दिमाग लगा ही लिया होगा कुछ ना कुछ। अब हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, z दे रखा है कितना, लेट किया गया है, z कितना दे रखा है
-1 प्लस √3i अपॉन 2। अब देखिए जरा, मैंने कहा ना क्वेश्चन अगर जेई एडवांस का है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन अच्छा है। और एक क्वेश्चन अच्छा तभी होता है जब उसमें कई सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हुआ क्या है कि ये तो बेसिकली क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें, अब आई को देखा होगा तो आई मतलब आयोटा होता है, और कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आई तो हम बात करते हैं कौन सी क्लास की, तो वो होती क्लास 11। अब आपको अगर मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया। क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया मतलब कहने का कि अब आपने ये भी पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये किसी की वैल्यू होती है, तो आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा ना कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा था ना आपने। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू अगर 1 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, कुछ याद आया होगा ना। हाँ, तो याद आया होगा तो आपको वही बात यहाँ पर भी करनी है, क्या कि ये जो वैल्यू है बेसिकली किसकी है, ओमेगा की। किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। अब जैसे ही दिखा तो हाँ बस कहते कि अब तो हो जाएगा, है ना। तो बस वही बातें हैं कि अगर हमें चीजें सारी पता है, जितनी भी अब तक हमने पढ़ रखी है, वो चाहे 11th क्लास की हो, इवन 9th हो या 10th हो, सारी बातें अगर हमें पता है, उनका एप्लीकेशन पता है, तो फिर क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे वो आईटी जेई एडवांस का हो, जेई मेन का हो, या अदर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम, बोलो बात क्लियर। तो z इक्वल टू आया -1 प्लस √3i अपॉन 2, उसको हमने बोला ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है ना, तो याद आ गया होगा इसको देख के, ठीक। और कह रहा है कि r और s जो है बेटा वो क्या हो सकता है, 1 2 3 में से कोई एक, है ना। तो अब कहने का मतलब कि हम z के प्लेस पे ओमेगा या इस वैल्यू के प्लेस पे ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या, p इज इक्वल टू -z होल पावर r इन सॉरी z की पावर 2s, फिर उसका z की पावर 2s और z की पावर r। तो हम क्या करेंगे, z की प्लेस पे पुट करेंगे ओमेगा। जरा देखिए, तो क्या कहेंगे, माइनस ओमेगा की पावर r, यहाँ पे करेंगे ओमेगा की पावर 2s, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, ओमेगा की पावर 2s, और यहाँ क्या आएगा बेटा, ओमेगा की पावर r, है ना, क्लियर। अब हमारा जो काम है वो क्या है कि हमें निकालना p स्क्वायर इक्वल टू -i, है ना। तो p स्क्वायर इक्वल टू -i करना, तो उसके पहले हमें तो p स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना। बोलो भाई, बोलो बात समझे। तो p स्क्वायर निकालेंगे तो चलो निकालते हैं, सब p स्क्वायर निकालते हैं। तो p स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे। जरा देखिए, माइनस क्या है, ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ठीक है ना, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर r, मल्टीप्लाई, स्पेस नहीं है, नीचे नहीं दे रहे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए, लिख गया, लिख गया भाई। करते हैं काम शुरू। ये है रो पहली, ये है पहला कॉलम, मल्टीप्लाई कराया जाए तो माइनस ओमेगा की पावर r का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ओमेगा की पावर r से, और क्या रिजल्ट आया, बेस सेम पावर ऐड, क्या आया, माइनस ओमेगा की पावर 2r, ठीक, प्लस क्या, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या आएगा, बेस सेम पावर ऐड 2s प्लस 2s 4s। Any doubt? No. Complete
अब पहली रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से, माइनस ओमेगा की पावर आर है, ये क्या है, ओमेगा की पावर 2s। तो देखो जरा क्या कर सकते हैं बेटा, इसको कराते हैं मल्टीप्लाई, है ना, कराया जाए। तो जब कराएंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जरा देखिए माइनस ओमेगा की पावर आर इंटू ओमेगा की पावर 2s, क्या है, नजर आ रहा है, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, ओमेगा की पावर आर इंटू ओमेगा की पावर 2s, नजर आ रहा है ना। इसका मल्टीप्लाई से कराया है तो ओमेगा की पावर आर इंटू ओमेगा की पावर 2s। स्पेस थोड़ा सा कर दो, बस एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, सुनते जाइएगा ध्यान से। हो गया मल्टीप्लाई, कोई समस्या नहीं। अब फिर से मल्टीप्लाई कराते हैं इसका, तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 2s इंटू, भाई इसका मल्टीप्लाई से कराओगे, माइनस ओमेगा की पावर आर, ठीक हो गया मल्टीप्लाई। अब आती बारी प्लस, ये तो मल्टीप्लाई हमने से कराया था, अब कराएंगे से इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे, तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर आर इंटू ओमेगा की पावर 2s, करा दिया, कोई समस्या नहीं। अब बारी आती क्या, पहली कॉलम तो कंप्लीट, अब सेकंड कॉलम, तो ओमेगा की पावर क्या होगा बेटा, ओमेगा की पावर यहां पर 4s, भाई इसका से करा रहे हैं, और यहां पर प्लस ओमेगा की पावर 2r। तो स्टूडेंट इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये नोट किया, ठीक है। इसके बाद किया क्या हमने कि अब देखिए ये क्या है, माइनस ओमेगा की पावर क्या है, 2 है। तो अब पावर ये इवन है, तो फिर इवन का पावर क्या करता है, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2r। अब इससे क्या किया मैंने कि यहाँ पर भी देखिए ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर 2s है, यहाँ पर भी ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर 2s, कुछ दोनों में कॉमन था। क्या कॉमन था, ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा की पावर 2s। अब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, मैंने कॉमन ले लिया, इतने पोर्शन को कॉमन ले लिया, तो रिजल्ट आया क्या कि ओमेगा की पावर r प्लस 2s माइनस r की पावर r प्लस 1, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही चीज है, देखिए जरा, और यहाँ पर भी वही चीज है, क्लियर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब ये हमारी वैल्यू आई किसकी, टी स्क्वायर की, ठीक है ना। कहते क्या, सिंस पी स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस आई के, आई सेम ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, 2 का है। अब जरा देखिए मैं पी स्क्वायर को नोट करता हूं, ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s, ओमेगा की पावर r प्लस 2s माइनस 1 की पावर r प्लस 1। यहां पर क्या है, ओमेगा की पावर r प्लस 2s माइनस 1 r प्लस 1। यहां पर क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4s प्लस, अब देखिए यहां पर बेस ठीक है ना, किसके इक्वल है, माइनस आई। आई का मतलब क्या होगा, देख लीजिए 1 0 0 1 होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, सिखा रखा है, ये स्केलर हो गया ना, माइनस मतलब माइनस 1 हो गया, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, माइनस 1 0 0 माइनस 1, ठीक है ना। अब बेसिकली अब ये जाके कहां पहुंच गया, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल, तो इक्वल कैसे होंगे, जब इनके एलिमेंट आपस में जाओ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो अब देखिए जरा, ये एलिमेंट किसके इक्वल होगा, इसके, तो हम कहेंगे ओमेगा की पावर 2r प्लस ओमेगा की पावर 4s इक्वल किसके होगा, माइनस 1 के, ठीक है ना। और ओमेगा की पावर r प्लस 2s ब्रैकेट में माइनस 1 की पावर r प्लस 1
इक्वल टू किसका होगा 0 के। अब ये वैल्यू दोनों कैसी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या है 0 है, मतलब या तो ये इसका 0 होगा या तो फिर ये इसका 0 होगा। क्लियर। अब हम कहते हैं कि माइनस आर की पावर सॉरी माइनस 1 की पावर आर प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा है, क्या सिंस दिया था कि आर और एस जो होगा वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। ये बात क्वेश्चन में गिवन थी। अब इस कंडीशन को देखकर आपको क्या लग रहा है, अगर r की वैल्यू 1 रखें तो क्या 0 आएगा? आंसर आया यस, r की वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ सकता है। फिर हमने कहा अगर क्या r की वैल्यू 2 ले सकते हैं, हमने कहा नहीं। तो r इक्वल टू 2 पर चेक करें। देखिए जरा r की वैल्यू जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो r इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पावर इवन हो जाएगी। तो -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 यानी +1 और +1 कितना हो जाएगा 2। क्या 2 0 के इक्वल है? नहीं। तो 2 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, मतलब r की वैल्यू 2 तो पॉसिबल नहीं है। अब चेक करते हैं क्या r इक्वल टू 3 पॉसिबल है। तो r इक्वल टू 3 तो 3 क्या है, ऑड वैल्यू है। तो अब जब यहाँ पर ऑड वैल्यू रखोगे तो फिर से नेगेटिव नेगेटिव ही रह जाएगा। तो -1 की पावर 3 तो आंसर आएगा -1 -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अब ये दो वैल्यू होंगी r की। अब इन दोनों वैल्यू को लेकर हम चेक करते हैं s की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, और s की वैल्यू निकालते हैं। तो कहते हैं टेकिंग r इक्वल टू 1 वी गेट क्या मिलता है हमको, सॉरी यहाँ r था। तो जब यहाँ पर r की वैल्यू 1 दोगे तो r की जैसे वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 यहाँ क्या आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर, मैं एक बात बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है क्या, कि हम क्या जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, होती है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगा 0, ओके। तो यहां से अब देखो ये वैल्यू हमको मालूम है ना, और ये भी हमको पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1। तो बेसिकली देखा जाए क्या कि माइनस में उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अब देखो जरा क्या रिजल्ट आएगा कि ओमेगा की पावर 4s इक्वल टू -1 माइनस क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब देख रहे हो आप जब ये वैल्यू 1 उधर जाएगा ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा ओमेगा, यानी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा। अब देखो जरा x की वैल्यू क्या ले सकते हैं जो आंसर इस कंडीशन को वेरीफाई करें। तो आप देखोगे जरा तो s इक्वल टू अगर आप 1 लोगे तो कंडीशन होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि r इक्वल टू 1 लेने पर r की वैल्यू 1 लेने पर s की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक। अब बारी आती है किसकी, हम चेक करते हैं क्या, टेकिंग r इक्वल टू 3 वी हैव क्या मिलेगा हमको, r इक्वल टू 3 लेते हैं। तो अब देखते हैं अब r की वैल्यू 3 कहां पुट करोगे यहां पर, तो जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 2 6 हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 6 प्लस 4s इक्वल टू -1। अब ओमेगा की पावर 6 मतलब ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, और ये वैल्यू फिर क्या हो गई 1। अब ये वैल्यू 1 हो गई, जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 4s इक्वल टू -2। अब ओमेगा की पावर 4s इक्वल टू -2 क्या ये पॉसिबल है, s की कोई भी ऐसी वैल्यू ले जिससे हमारा आंसर क्या है -2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब r की वैल्यू r इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली फिर हमारा ऑर्डर पेयर क्या है, क्योंकि r इक्वल टू 1 लेने पर हमें क्या मिल रहा है s इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3 पर हमें वैल्यू मिल नहीं रही इसकी कोई। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर पेयर आया वो ये आया कि r, s इक्वल टू क्या आएगा, बेसिकली वो क्या होगा 1, 1। तो क्वेश्चन ये था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आए 1। तो 1 इंटीजर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया तो क्वेश्चन वाकई में अच्छा था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। क्यों,
अब ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में सिर्फ इसलिए पूछा गया क्योंकि हमेशा देखिए कोई भी कंपटीशन, खासतौर पे जेई एडवांस की बात करूं या आईआईटी जेई की बात करूं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है बेटा तो उसमें कहीं ना कहीं 1 से 2 चैप्टर जरूर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब 1 से ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। और यहीं पर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हम अगर 12th पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ 12th याद होता है, और 11th पढ़ रहे हैं तो 11th याद होता है। जब हम 11th में होते हैं तो 10th का भूल चुके होते हैं, और जब 12th में तो 11th का भूल चुके होते हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते हैं। वही मैंने कहा क्या कि अगर आपको सारी चीजें क्लियर जितनी आपने पढ़ रखी है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे आईआईटी जेई का हो, जेई मेन का हो, या अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम का हो, आप क्वेश्चन बेसिकली फोड़ दोगे।